चलो भाई, लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था? हम हम लोग पढ़ रहे थे मानव श्वसन तंत्र। देखो, हमने कहा भाई मानव जो श्वसन तंत्र है उसकी हम लोगों ने बात करनी शुरू की थी। और हम कहते हैं कि मानव श्वसन तंत्र बाह्य नासा छिद्र से शुरू होता है। सबसे पहले हम कहेंगे बाह्य नासा छिद्र है, उसके बाद हम कहेंगे नासा कक्ष है। नासा कक्ष में हमारे पास में 3 भाग है। यहाँ पर हम लोग कहते हैं कुछ तंत्रिकाएं जुड़ी रहती है जो कि आगे जाकर के ब्रेन के अंदर स्मेल का काम करती है। हमें जो भी स्मेल आती है उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल होती है। इस रीजन को हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री रीजन। क्या बोलते हैं भाई? ऑल फैक्ट्री रीजन। ठीक है। और हम कहते हैं यहाँ पर 3 हड्डियों के फोल्ड होते हैं। इन हड्डियों के फोल्ड को हम लोग कोंके बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कोंके या टर्बिनेट। क्या बोलते हैं? कोंके या टर्बिनेट। ठीक है। और इसके बाद में हम लोग कहते हैं यहाँ पर अंदर की तरफ जो छिद्र होता है इसको हम बोलते हैं इंटरनल नोस्ट्रिल। इंटरनल नोस्ट्रिल। ठीक है। और हम कहते हैं कि यहाँ पर ये आपका पेलेट है, तालू है। आगे वाला तालू हार्ड पेलेट, पीछे वाला सॉफ्ट पेलेट। ठीक है। सॉफ्ट पेलेट से एक संरचना लटकी हुई दिखाई देगी, उसको हम बोलेंगे यूवुला। क्या बोलेंगे? यूवुला। या बोलेंगे वेलम पेलेटाइन। क्या बोलेंगे? वेलम पेलेटाइन। ठीक है। जब हम लोग खाना वाना निगलते हैं तो ये जो यूवुला है ये क्या करता है, इंटरनल नोस्ट्रिल को कवर कर लेता है ताकि खाना वाना वो नाक के थ्रू बाहर नहीं आए। कई बार आपको बताया था जब हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे होते हैं, कोई हंसा देता है या ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, सोचते हैं मुफ्त का चंदन घस मेरे नंदन, फोकट की आ रही है, कोई पिला रहा है। ठीक है। तो उसको ज्यादा पी रहे होते हैं हम लोग, क्या करते हैं बोतल उठे, तो उस टाइम पता चला नाक से बाहर आ रही है। तो उसका रीजन क्या? यूवुला को पता ही नहीं चला कि अंदर लेना है कि बाहर निकालना है। ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये मुख वाला रीजन है। यहां पर जो ग्रसनी का भाग होगा उसको हम बोलेंगे ओरोफेरिंक्स। क्या बोलेंगे भाई? और नाक के रीजन में फेरिंक्स का जो भाग है उसको बोलेंगे नेजोफेरिंक्स। क्या बोलेंगे? और यहां पर हम लोग कहते हैं कि हमारी श्वास नली होती है। कौन होती है भाई? और श्वास नली के पीछे होती है भोजन नली। कौन होती है भाई? और इससे ऊपर वाला ये जो पार्ट है पूरा का पूरा फेरिंक्स कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? फेरिंक्स कहलाता है। यहां पर हम लोग कहते हैं एक उपास्थि से बना हुआ ढक्कनुमा संरचना होता है जिसको हम बोलते हैं एपीग्लोटिस। एपीग्लोटिस। और ये जो श्वास नली की जो ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं ग्लोटिस। क्या बोलते हैं भाई? ग्लोटिस। और ये जो भोजन नली की ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं ग्लेट। क्या बोलते हैं भाई? ग्लेट। इसके बाद में हम इस श्वास नली से आगे का कार्यक्रम आज चालू करते हैं। ठीक है। देखो भाई, हाँ कौन सी की हाइट कितनी है? अगर छोटा बच्चा लेके आएगा उसके अंदर 50 सेंटीमीटर थोड़ी होगी। तेरी 6 फुट की हाइट है तो यहां से यहां तक नाप ले। यूं मानी जाती है 15 सेंटीमीटर के लगभग। ठीक है। 7 सेंटीमीटर ये मान ले, लगभग 7 सेंटीमीटर। ये इंच नहीं होता, ध्यान रखना, 7 इंच नहीं है। कई बार अपने भ्रम हो जाता है कि 7 इंच। ठीक है। तो ये 7 और 7 15 सेंटीमीटर। ठीक है। देखो भाई, ये हम लोग कह रहे हैं लेरिंग्स है। कौन है भाई? लेरिंग्स है। वो धक्का नहीं लगता, वो हम अपनी तरफ से प्रोसेस लगा रहे हैं। ये कौन लगाता है? यहाँ की जो मसल से वो लगाती है। ये तो डाइजेशन में बताएंगे ना, इसमें क्यों बताएंगे? अभी खाना थोड़ी नहीं खा रहे हैं, अभी सांस लेना सिखा रहे हैं। भाई पैदा होते ही बच्चा पहले सांस लेना सीखेगा, खाना खाना सीखेगा, तो वही तो सिखा रहे हैं। अभी पहले पैदा तो हो, उसके बाद में करते हैं बात। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको बेटा बोलते हैं लेरिंग्स। क्या बोलते हैं भाई? लेरिंग्स को बोलते हैं कंठ। क्या बोलते हैं? कंठ। ये हम कहते हैं एक सीधी नलिका के अंदर ओपन हो रहा है। किसमें ओपन हो रहा है? इस सीधी नलिका को हम लोग बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं भाई? ट्रेकिया या श्वास नली। क्या बोलते हैं भाई? श्वास नली। ये हम कहते हैं कि 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी है। कितने सेंटीमीटर? और हमारी जो 5वीं वक्षीय कशेरुका है, कौन सी है भाई? वहां पर आकर के हम कहते हैं 2 भागों में बंट जाती है। कितने में बनती है भाई? और ये जिस भाग से बनती है, तो यहां पर ये इसका जो पॉइंट दिख रहा है बनता हुआ, इस पॉइंट को हम बोलते हैं तैमूर की मम्मी, कैरीना। अरे तैमूर की मम्मी का नाम क्या है? करीना। तो वही तो है। ठीक है। ये स्थल है T5 वाला। कौन सा है भाई? T5। T5 बोले तो 5वीं वक्षीय कशेरुका। T5 का मतलब क्या है? 5वीं वक्षीय कशेरुका। हम कहते हैं यहां पर आकर ये 2 भागों में बन जाती है और इसके जो प्रत्येक भाग है इसको हम बोलते हैं, सबसे पहले बोलेंगे प्राथमिक श्वसनी। क्या बोलेंगे? प्राथमिक
ये प्राथमिक श्वसनियां आगे आकर बनती है द्वितीयक श्वसनी में। किसमें बनती है भाई? द्वितीयक श्वसनी में। द्वितीयक श्वसनियां आगे आकर बंटेगी आपके तृतीयक श्वसनी में। किसमें बंटेगी? और तृतीयक श्वसनी आगे जाकर के बंटेगी प्रारंभिक। तो ये हो गई अपनी प्रारंभिक श्वसनिका, बोले तो इनिशियल ब्रोंकियोल। क्या बोलेंगे इसको? और ये इनिशियल ब्रोंकियोल आगे जाकर के हम लोग कहेंगे और डिवाइड होगी और आगे जाकर के बन जाएगी आपके टर्मिनल ब्रोंकियोल, बोले तो अंतस्थ श्वसनिका। क्या बोलेंगे इसको? अंतस्थ श्वसनिका। और अंतस्थ श्वसनिका आगे जाकर किसमें बंटेगी? श्वसनीय, बोले तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। क्या बोलेंगे इसको? और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल आगे जाकर किसमें बंटेगी? किसमें बंटेगी? एल्वियोलर, बोले तो कुपी के नलिका। क्या बोलेंगे? और ये कुपी के नलिका आगे जाकर एक छोटी छोटी संरचनाएं बनाएगी, उसको क्या बोलेंगे? क्या? एट्रिया। क्या बोलेंगे? और एट्रिया हम कहेंगे छोटी छोटी बेग लाइक संरचना में खुलेगी, उसको क्या बोलेंगे? एल्वियोलाई। क्या बोलेंगे भाई? एल्वियोलाई या कुपी का। अब ये जो पूरी संरचना ना, हम कहते हैं कि झिल्लियों के अंदर बंद रहती है। किसमें बंद रहती है? और झिल्लियों से बंद पूरी संरचना को हम लोग बोलते हैं लंग्स। क्या बोलते हैं भाई? या फेफड़े। क्या बोलते हैं भाई? फेफड़े। अब देखो भाई, हमारी ये जो स्ट्रक्चर है जो झिल्लियों वाली, इसको हम बोल रहे हैं लंग्स। क्या बोल रहे हैं भाई? लंग्स। लंग्स बोले तो फेफड़े, या हिंदी में एक और नाम इसका फुफ्फुस। क्या नाम है? फुसफुस नहीं है, फुफ्फुस। क्या नाम है भाई? फुफ्फुस। ये जो राइट साइड वाला है कौन सा है भाई? ये होता है 625 ग्राम का। कितने का होता है? और ये जो लेफ्ट साइड वाला है कौन सा है? ये होता है 565, या कई बुक्स में लिखा है 575 ग्राम। कितना भाई? 575 ग्राम। ठीक है, कितना? हाँ 500, मेरे को सुनाई दिया 535 है, मैंने कहा और भी छोटा कर दिया तुम तो। ठीक है, तो लेफ्ट वाला होता है 575 का और राइट वाला होता है 600। तो बताओ बड़ा कौन है और भारी कौन है? और लेफ्ट वाला थोड़ा छोटा है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हम कहते हैं यहां पर ये खांच है। क्या भाई? और इस खांच को हम बोलते हैं कार्डियक नोच। क्या बोलेंगे भाई? बोले तो हृदय खांच। क्या बोलेंगे इसको? और इस हृदय खांच के अंदर हम कहेंगे हृदय होता है। कौन होता है भाई? तो ये लो भाई, हृदय भी बना देते हैं यहां पर। ये यहां पर हृदय है। कौन है भाई? हृदय। और हम कहते हैं इसके नीचे एक गुबंदाकार संरचना होती है। कैसी होती है भाई? और उस गुबंदाकार संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? डायफ्राम। क्या बोलते हैं भाई? डायफ्राम। तो ये आपका डायफ्राम है पूरा। तो इस संरचना का नाम क्या है? डायफ्राम। ये जो डायफ्राम है इसका दूसरा नाम और है फ्रेनिक मसल। क्या नाम है भाई? कई जगह आपको फ्रेनिक मसल दे देगा डायफ्राम की जगह, ध्यान रखना। तो जिन जो जो चीजें परसों नहीं लिखी हुई तो आज लिख लो। ये परसों बनाया था ये डायग्राम? बनाओ, अभी तो एक बार और बनेगा। ऐसा कैसा? ये नाम तो लिख लिए थे ना परसों, प्राथमिक शोषणी का, द्वितीय शोषणी का लिखे थे ना? वैसे तो लिख लिए थे ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी लिखो। तो कैसा रहा आपका पेपर पशु परीक्षर का? किस किसने दिया था? तो गर्ल्स परसों हाथ खड़ा करी गई नहीं देने।
लिखो भाई। अगर बाहर की कवरिंग अभी नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगले डायग्राम बना लेना, अभी खाली ये शाखाएं बना लो इसकी। चल आगे। चलो भाई, देखो
हम कह रहे हैं ये हमारी श्वास नली है, कौन है भाई? ये T5 पर आई, किस पर आई? और श्वसनियों में बंट गई, किसमें बंट गई? पहली बार श्वसनी बनी है इसलिए बोल दिया प्राथमिक श्वसनी, क्या बोल दिया भाई? और हम कह रहे हैं प्राथमिक श्वसनी आगे जाकर के हम कहेंगे शाखाएं बनाएगी किसका? डायफ्राम का नाम फ्रेनिक मसल्स, PHRENIC। अरे तू तो कहीं गिरियो है, एक फेफड़ो तो पिचकाई दियो, कोई कुश्ती लड़न भेजोगे इन पैदा होते ही। तू एक तो बने भारत और एक बने श्रीलंका। अरे समझ में आ रही हो, कोई देगी देखो कहीं वो कहीं है, एक फेफड़ो और एक बड़काई बने आ गए। देखो भाई, ये हमारे फेफड़े हैं, क्या है भाई? ये हमारा राइट लंग्स है, कौन है भाई? इसका वजन कितना है? और ये वाला है लेफ्ट, ये कितने ग्राम का है? 565। अब देखो भाई, हम कहते हैं कि ये जो हमारे फेफड़े हैं ना, इनके अंदर कुछ पट पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? पट। और उस पट की वजह से हम कहेंगे कि आपका ये जो राइट लंग्स है, कौन है भाई? ये 3 भागों में बंटा हुआ दिखाई देता है, कितने में? हमें दिखाई देगा ये ऊपर वाली लोब है, ये मिडल लोब है और ये लोअर लोब है, ठीक है? यानी हम कहेंगे ये ऊपरी पाली है, मध्य पाली और निचली पाली है। यहां पर ये जो पट है ना एकदम आड़ा है, कैसा है भाई? इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स फिशर। कैसा बोलते हैं भाई? ट्रांसवर्स फिशर। बोले तो अनुप्रस्थ, क्या बोलते हैं भाई? अनुप्रस्थ पट, क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ पट। और इसको हम बोलते हैं ओब्लिक फिशर, क्या बोलते हैं भाई? ओब्लिक फिशर। बोले तो तिरछा पट, कैसा है? तिरछा पट। तो राइट के अंदर तो हम कहते हैं ट्रांसवर्स और ओब्लिक दोनों पाए जाते हैं, कौन कौन से? ट्रांसवर्स और ओब्लिक दोनों। और दोनों पट होने की वजह से राइट की कितनी पालियां बन गई? 3। लेकिन जो लेफ्ट वाला है कौन सा है भाई? इसके अंदर एक ही पट पाया जाता है। कितने पट पाए जाते हैं? कौन सा, ओब्लिक है कि ट्रांसवर्स है? तो हम कहेंगे इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ओब्लिक फिशर है। कौन सा है भाई? ओब्लिक फिशर है, ठीक है? इस कारण हम कहेंगे जो राइट है, कौन सा भाई? राइट, इसकी 3 पालियां हैं। कितनी पालियां हैं? जबकि लेफ्ट के अंदर कितनी पालियां हैं? 2 पाली है। क्लियर? और लेफ्ट वाला थोड़ा छोटा होता है, इसका रीजन क्या है? कार्डियक। तो ये वाला पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे? कार्डियक नोच। एक बात बताओ, इन दोनों जो फेफड़ों के बीच की जो जगह है, इसको क्या बोलेंगे? इस खांचे को तो अपने बोल दिया कार्डियक नोच, इन दोनों के बीच की जो जगह है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे बताओ? परसों की क्लास में मैंने नाम लिया था थोड़ा सा, एम से चालू होता है, मीडिया स्टाइनम। क्या नाम लिया था? मीडिया स्टाइनम। तो हम कहेंगे इनके बीच की ये जो जगह है ना, ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम बोलते हैं मीडिया स्टाइनम। क्या बोलते हैं भाई? मीडिया स्टाइनम। ध्यान रखना, क्योंकि अपने जब हार्ट की लोकेशन पढ़ेंगे ना, तब यूं लिखेंगे कि हृदय फेफड़ों के मध्य स्थित अवकाश, जिसको मीडिया स्टाइनम कहते हैं, में पाया जाता है, जो कि दाएं फेफड़े की खांच, जिसे कार्डियक नोच कहते हैं, उसमें उपस्थित होता है। तो अपने को वहां पर नाम सुनने को मिलेगा मीडिया स्टाइनम। तो हम अभी देख लेते हैं कि दोनों फेफड़ों के बीच के जो स्थान है, इसको क्या बोलते हैं? मीडिया स्टाइनम। क्लियर बात? ये और बना लो थोड़ा सा, एक चीज और सुन लो, इसके अंदर वही लिख लेते हैं बराबर साथ में। देखो भाई, हमने अभी फेफड़े के बारे कितनी झिल्लियां बनाई थी? 2 बनाई थी ना? तो देखो, अब ये जो दोनों झिल्लियां है ना, इन झिल्लियों को हम लोग बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं भाई? प्लूरल मेम्ब्रेन। एक आपने बीमारी सुनी है, कई बार हम कहते हैं कि यार उसको तो बुखार चढ़ा था, अचानक से फेफड़ों में पानी भर गया, और फेफड़ों में पानी भर गया, मर गया था, ठीक है? तो पानी आता कहां से है, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो हम कहते हैं ये जो झिल्ली है ना बाहर वाली, इसको तो हम बोलेंगे पेराइटल प्लूरा। क्या बोलेंगे? पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या नाम देंगे? पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन। और अंदर वाली को बोलते हैं विसरल। क्या बोलते हैं भाई? हिंदी में भी ये याद रखना है, ठीक है? और अगर हिंदी में कोई ज्यादा क्लियर हिंदी रखना चाहे तो परिधीय प्लूरल झिल्ली,
ठीक है। अंतरांगीय प्लूरल झिल्ली, ठीक है, इससे बढ़िया याद रखो पेराइटल, क्या याद रखोगे, पेराइटल। और इसको बोलेंगे विसरल, क्या बोलेंगे भाई, विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में जो जगह है ना, इस जगह को हम लोग बोलते हैं प्लूरल केविटी, क्या बोलते हैं भाई, प्लूरल केविटी। बोले तो प्लूरल गुहा, क्या बोलेंगे, प्लूरल गुहा। और इस गुहा के अंदर हम लोग कहते हैं एक लिक्विड भरा रहता है, क्या भरा रहता है, लिक्विड। और इस लिक्विड को हम लोग बोलेंगे प्लूरल फ्लूइड, क्या बोलेंगे भाई, प्लूरल फ्लूइड। अब कई बार क्या होता है, कोई बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाए लंग्स वगैरह के अंदर, तो उसकी वजह से ये जो प्लूरल फ्लूइड है ये बढ़ जाता है, और प्लूरल फ्लूइड बढ़ेगा तो हम कहेंगे फेफड़ों के ऊपर लोड बढ़ेगा, और श्वसन के लिए सही ढंग से पूरी जगह नहीं मिलेगी, और हम कहेंगे पूरी बॉडी है वो कोमा टाइप में चली जाएगी, अंततः मृत्यु हो जाएगी। ये चीज लिख लो। अब ये जो प्लूरल फ्लूइड है इसका काम क्या है वो हम लोग अगले पन्ने पे लिखते हैं। ये बनाओ आप लोग, उसके बाद में प्लूरल फ्लूइड का काम लिखते हैं। चिपकने से तो रोकेगा, एक और काम है, जो अदर ऑर्गन है उनके फ्रिक्शन से भी रोकता है। इससे पहले आपको वो चीज लिखा दी ना कि ट्रेकिया से लेकर के जो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स है वहां तक सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है, जो कि कोलेप्सिंग से बचाती है, पिचकने से बचाती है। अगर कोलेप्सिंग की किसी को प्योर हिंदी लिखनी हो तो लिख लेना निपातन।
चला आगे, लिखो इंग्लिश मीडियम वाले पहले। lungs are covered by lungs are covered by two membrane that is outer parietal pleural membrane and inner visceral pleural membrane. Between both membrane a cavity found that is pleural cavity in which pleural fluid present which lubricate the pleura and allow gliding of pleural membrane during breathing. लाइन बोल दोबारा, लाइन बोल पूरी। which lubricate pleura and allow gliding of pleural membrane during breathing. It reduces friction between both pleural membrane. It reduces friction between both pleural membrane and protect lungs from friction of other organs. हिंदी वाले लिखो। फेफड़े दोहरी झिल्ली से आवृत होते हैं। फेफड़े दोहरी झिल्ली से आवृत होते हैं। बाह्य झिल्ली पेराइटल प्लूरा, बाह्य झिल्ली पेराइटल प्लूरा झिल्ली कहलाती है, जबकि आंतरिक झिल्ली विसरल प्लूरा झिल्ली कहलाती है। आंतरिक झिल्ली विसरल प्लूरा झिल्ली कहलाती है। इनके मध्य उपस्थित स्थान को प्लूरल गुहा कहा जाता है। इनके मध्य उपस्थित स्थान को प्लूरल गुहा कहा जाता है। जिसमें भरा द्रव प्लूरल द्रव कहलाता है। जिसमें भरा द्रव प्लूरल द्रव कहलाता है। जिसमें भरा द्रव प्लूरल द्रव कहलाता है। ये प्लूरल द्रव प्लूरल झिल्लियों को सनेहकता कोमा नमी प्रदान करता है। नमी सनेहकता लुब्रिकेशन।
स्नेहकता कोमा नमी प्रदान करता है तथा संवर्तन के दौरान इनकी गति को अनुमति देता है, इनकी गति को अनुमति देता है, इनकी गति को अनुमति देता है। साथ ही यह फेफड़ों को अन्य अंगों के घर्षण से बचाता है, फेफड़ों को अन्य अंगों के घर्षण से बचाता है। अब अन्य अंगों का घर्षण कैसे है? जैसे मान लो अब हम लोग ये कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं, तो पता चला अंदर वाले अंग तो इसके साथ घसेंगे ना, यूं कर रहे हैं तो अंदर वाले अंग इसके टच में आएंगे, तो ये फेफड़ों पर कोई इफेक्ट ना डाले, इसलिए हम कह रहे हैं इनके बीच में एक मेम्ब्रेन से भरा हुआ सिस्टम प्रेजेंट है। भाई इसके अंदर क्या है? लिक्विड भरा रहता है, और लिक्विड भरा रहता है, फेफड़ों को कहेगा भाई आप अदर अंगों से टेंशन मत लो, हम बैठे हैं अभी जिंदा। ठीक है, अब देखो भाई ये बात हो गई हमारे फेफड़ों की। अब हम लोग फेफड़ों के अंदर की एक चीज की बात करते हैं, उस चीज का नाम है एल्वियोलाई। क्या नाम है भाई? एल्वियोलाई बोले तो कुप्पिका, एल्वियोलाई बोले तो कुप्पिका। ये कुप्पिका की संरचना है, किसकी है भाई? कुप्पिका हम कहते हैं कि एक वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है। किसकी है भाई? वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर बोले तो एक संवहनीय संरचना है। कैसी है भाई? अब संवहनीय है, इसका मतलब इसके अंदर किसी न किसी चीज का संवहन हो रहा है, और हमारे शरीर के अंगों की तरफ संवहन होता है रक्त का। किसका होता है भाई? यानी इसके चारों ओर अच्छे तरीके से रक्त आपूर्ति उपस्थित है। कौन उपस्थित है भाई? रक्त आपूर्ति, यानी कि इसके चारों ओर हम कहेंगे रक्त वाहिनियां उपस्थित है। कौन है भाई? रक्त वाहिनियां। तो ये हम कहेंगे इसके चारों ओर उपस्थित है रक्त वाहिनियां, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड वेसल्स। तो ये है ब्लड वेसल्स। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है? एल्वियोलाई। क्या नाम है? एल्वियोलाई। अब देखो भाई, आप उत्तक के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो उत्तक की परिभाषा क्या है? कोई एक बताओ, खड़ा हो बता। उत्तक कहते हैं तो एक गधे की, एक घोड़े की, एक मनुष्य की, एक कुत्ते की कोशिकाओं का समूह बना दूं, उत्तक हो जाएगा। तो एक समान कोशिकाओं के समूह को, तो उन सबकी आंखों की कोशिकाएं लेके आ रहा हूं मैं, तो एक समान कोशिकाएं, वो तो आंखों का काम क्या देखना ही तो है। कैसे? संरचना तो आंखों का काम देखना है, संरचना उनकी भी आंख की अपनी तरह होती है। उनकी आंख थोड़ी यूं थोड़ी होती, पूंछ उगी होती है आंख पे। मैं आंखें तो उनकी भी पलकों से ढकी रहती है, आंखों की संरचना उनकी अपनी सेम है, उनके भी एक यूं काला मीणिया पाया जाता है, अपने भी प्रेजेंट है वो। तो हम बताओ यार कोई, क्योंकि हम लोग 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं उत्तक टिश्यू। तो याद रखना, ऐसी कोशिकाओं का समूह है जिनकी उत्पत्ति समान हो। क्या समान हो? कार्य तथा संरचना समान हो भी सकते हैं और नहीं भी, मिलकर एक विशिष्ट कार्य करें, उन कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो एक चीज समान होनी चाहिए मुख्य रूप से, वो है उत्पत्ति। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आपको मैं देता हूं, जैसे हमारा रक्त है। कौन है भाई? रक्त को हम बोलते हैं ब्लड। क्या बोलते हैं? और ये हम कहते हैं कि एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोले तो तरल संयोजी उत्तक है। ये हम लोगों ने 11वीं क्लास की एनसीईआरटी के अंदर पार्ट नंबर 7 प्राणियों में संरचनात्मक संगठन नाम चैप्टर में पढ़ लिया था। वहां पर हमने कहा था कि रक्त के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं। कितने प्रकार की? एक का नाम है आरबीसी, एक का नाम है डब्ल्यूबीसी, और एक का नाम है प्लेटलेट्स। अब देखो, कई कह रहे थे समान कार्य करना चाहिए, तो भाई आरबीसी का काम तो है गैसों का परिवहन। क्या काम है? और डब्ल्यूबीसी का काम है हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को रोकना, यानी बाहर से आने वाले पैथोजन को खत्म करना, यानी कि प्रतिरक्षा प्रदान करना। क्या प्रदान करना? और प्लेटलेट्स का काम है रक्त का थक्का बनाना, रक्त का। तो क्या तीनों के कार्य समान है क्या? अब कई बोलेंगे सर संरचना देखते हैं, तो लो भाई, आरबीसी की संरचना होती है उभयावतल बाइकॉनकेव से, डब्ल्यूबीसी 5 डिफरेंट टाइप की होती है, और प्लेटलेट से वो डिस्क नुमा होती है, चक्ति नुमा होती है। तो तीनों की संरचना भी अलग है, ना संरचना बैठ रही ना कार्य। फिर भी रक्त एक उत्तक है, क्योंकि
इनकी उत्पत्ति एक ही जगह से है और उस जगह का नाम है रेड बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा, वहां से उत्पत्ति इसकी समान है। इसलिए हमने एक नई परिभाषा बनाई कि कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिनकी उत्पत्ति समान हो, कार्य और संरचना समान हो भी सकते हैं और नहीं भी, मिलकर एक विशिष्ट कार्य को संपादित करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। ध्यान रखना ये चीज। अब देखो भाई, हम कह रहे हैं ये हमारी एल्यूलाई है, कौन है भाई? अब इस एल्यूलाई के अंदर यहां पर हम कहते हैं एक विशिष्ट उत्तक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जिसकी हम कहते हैं परिसीमा अनियमित होती है। कैसी होती है भाई? भाई इसकी अगर बाउंड्री के ऊपर आप हाथ लगोगे अंदर से, तो क्या आपको एकदम रेगुलर दिखेगी कि इरेगुलर दिखेगी? नियमित है कि अनियमित है? भाई एक तो आप यहां पर हाथ फेरो और एक ऐसे उबड़ खाबड़ जगह पर हाथ फेरो, तो ये तो क्या एकदम रेगुलर बाउंड्री है। अगर यूं उबड़ खाबड़ फेरोगे वो क्या है? इरेगुलर बाउंड्री, अनियमित है। तो हम कहेंगे ये अनियमित परिसीमा वाला जो उत्तक है, इसका नाम होता है सरल सल्काकार उपकला। क्या नाम है भाई? सरल है। अरे सल्काकार याद नहीं रह रहा ना, तो बचपन को याद करो। हम लोग मछली का डायग्राम बनाते थे यूं करके, ठीक है, और हम लोग यूं बनाते थे, हम कहते थे मछली के सल्क है। तो ये जो ऐसी वाली संरचना है, इसी को तो हम लोग सल्क बोल रहे हैं। और अभी हमने क्या, ये ऐसी ऐसी संरचनाएं तो बनाई मैंने, इसी को तो हम क्या बोल रहे हैं? सल्क बोल रहे हैं। तो हमने कहा कि यहां पर जो उत्तक के अंदर की तरफ, इसका नाम है सरल सल्काकार उपकला। क्या नाम है भाई? सरल सल्काकार उपकला उत्तक। अब देखो जो रक्तवाहिनी है, यहां पर भी हम कहेंगे ऐसा ही उत्तक है। कैसा है? और इसका नाम क्या है? सरल सल्काकार। क्या नाम है? या इंग्लिश में बोले तो हम कहेंगे सिंपल स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। क्या नाम है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। अरे क्लियर है क्या बात? अब ये टिश्यू यहां पर क्या कर रहा है? क्योंकि इस टिश्यू का दो काम है। एक काम तो है विसरण। क्या है भाई? और विसरण क्या होता है? किसी झिल्ली के आर पार गैसों का आना जाना या कणों का आना जाना, वही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। और दूसरा इसका काम है फिल्ट्रेशन। क्या काम है भाई? बोले तो निस्यंदन या छानना, निस्यंदन या छानना। तो ये एक तो प्रेजेंट होता है अपने जो नेफ्रॉन का ऊपर वाला पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं बोमेन संपुट। क्या बोलते हैं? वो क्या करता है? हमारे रक्त को छानता है और मूत्र बनाने का काम करता है। और यहां से क्या हो रहा है? गैसों का विसरण। तो जहां पर हम लोग कहेंगे गैसों का विसरण हो या छनने की क्रिया हो, वहां पर हमारे शरीर में कौन सा उत्तक उपस्थित होगा? सरल सल्काकार उपकला। तो क्या मैं यहां पर इसके बगल में छोटा सा लिख दूं? क्या इसका काम क्या है? इसका यहां पर काम क्या है? इंग्लिश में बोलूं तो डिफ्यूजन। क्या काम है भाई? डिफ्यूजन। तो अब देखो, हम कहेंगे वातावरण से जो भी गैसें आ रही है वो हमारे फेफड़ों में आएगी, एल्यूलाई तक। कहां तक आएगी? और एल्यूलाई के बाहर हम कह रहे हैं रक्तवाहिनियों का जाल है। किसका जाल है भाई? इस वाले डायग्राम को याद करो ना। यहां पर देखो, ये एल्यूलाई तक भाई हवा बाहर से हम लोग ले रहे हैं, हवा कहां आ रही है? एल्यूलाई तक। और इस एल्यूलाई के बाहर क्या है? रक्तवाहिनियों का जाल है। इसी संरचना को हमने जूम करके आगे लिया, अभी देखते हैं इसको। तो हमने यहां पर कहा कि इस एल्यूलाई के बाहर, कुपिका के बाहर रक्तवाहिनियों का जाल है, और हम कह रहे हैं रक्तवाहिनी में एल्यूलाई में समान प्रकार का उत्तक है, और इन उत्तकों का काम क्या है? विसरण करना। लेकिन अगर हम लोग इसको जूम करके देखें तो हमें लगेगा कि इसके बीच बीच में कुछ कोशिकाएं, इसके बीच बीच में कुछ कोशिकाएं जो कुपिका के अंदर है। कहां पर है भाई? कुपिका के अंदर है। ये कोशिकाएं कुछ रूपांतरित हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? और रूपांतरित होकर के कुछ पदार्थों का श्रवण करती है। किसका श्रवण करती है? कुछ पदार्थों का। और उन पदार्थों को हम लोग एक नया नाम देते हैं, और वो नाम है सर्फेक्टेंट। क्या नाम है? और ये कोशिकाएं इस तरीके से रूपांतरित हो जाती है। अब देखो भाई, ये हमारी एल्यूलाई के अंदर वो कोशिका जो विसरण का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? इसको हम लोग नाम देते हैं न्यूमोसाइट फर्स्ट। क्या नाम देते हैं? न्यूमोसाइट फर्स्ट। क्या नाम देते हैं? न्यूमोसाइट फर्स्ट। ये बनी है सरल सल्काकार से। किससे बनी है? इस कारण इसका काम क्या है? विसरण या डिफ्यूजन। लेकिन ये वाली जो कोशिका जो रूपांतरित हो चुकी है, कैसी हो चुकी है? रूपांतरित। ठीक है। और इस कोशिका को हम लोग नाम दे देते हैं न्यूमोसाइट सेकंड। क्या नाम देते हैं भाई? न्यूमोसाइट सेकंड। और इसका काम है एक पदार्थ निकालना, और उस पदार्थ का नाम है सर्फेक्टेंट। क्या है भाई? सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट का श्रवण। किसका श्रवण है भाई? अब ये सर्फेक्टेंट क्या काम करता है? सर्फेक्टेंट का क्या काम है भाई? हमने कहा था कि जो प्रारंभिक श्वसनिका है, कौन है? वहां तक तो पिचकने से कौन बचा रहा था? सी आकार की कार्टिलेज थी, वो बचा रही थी। लेकिन अब नीचे एल्यूलाई वगैरह पिचक सकती है। इनको बचाने के लिए हम लोग कहेंगे इनकी भित्ति से पदार्थ निकलता है जिसका नाम है सर्फेक्टेंट। क्या नाम है?
और सर्फेक्टेंट के रूप में ये जिस पदार्थ का स्रावण करती है उस पदार्थ का नाम है लेसिथीन। क्या नाम है? आपने कई बार देखा है कि बच्चा जब जन्मता है सांस नहीं लेता है, डॉक्टर उसकी टंगड़ी ऊंची करके पीछे 2-3 चिपकाता है, ठीक है, फिर भी वो सांस लेता है, डॉक्टर उसको यहाँ दबाता है, दबा दबा के उसको मुंह से सांस देने की कोशिश करता है। उस टाइम कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चों को न्यूमोसाइट सेकंड है ये एक्टिवेट नहीं होती और ये सर्फेक्टेंट का श्रावण नहीं करेगी। सर्फेक्टेंट का श्रावण नहीं होगा तो कुपिकाएं पिचकी रह जाएगी, जैसे बाहर आएगा तो उसके अंदर हवा जाएगी, वो कुपिकाएं खुलेगी नहीं, तो डॉक्टर क्या थोड़ा सा प्रेशर लगाता है उसके अंदर, ठीक है, और बाद में उसकी न्यूमोसाइट का इलाज किया जाता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारी कुपिका के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं, कितने प्रकार की? एक तो है न्यूमोसाइट, फर्स्ट कौन है? जो बनी है सरल छलकाकार से, किससे बनी है? और इसका काम क्या है? और दूसरी का नाम क्या है? न्यूमोसाइट। और ये किसका श्रावण करती है? सर्फेक्टेंट का। किसका करती है भाई? यहां तक कोई समस्या? ये छापो, इसके बाद आगे की बात करेंगे अगली क्लास में।